हेलो एवरीवन। हमने हिस्ट्री के ही पहले चैप्टर में देखा था, पहले थीम में देखा था कि हमने कैसे रेनेसांस के पीरियड में क्या क्या डेवलपमेंट हुई एंड वो डेवलपमेंट आगे क्या लीड करती है। इन सब के बारे में हमने देखा था कि रेनेसांस क्या थी, अवेकनिंग थी, रिवर्थ था हमारे थिंकिंग की, हमारे देखने के तरीके की, और उसकी झलक हमें राइटिंग से मिलने लगी। लोग लिखना स्टार्ट कर दिए थे, जैसे शेक्सपियर, दांते, माइकल ये सब लोग, बड़े बड़े लोग जो राइटिंग लिखते थे, उनका जो इफेक्ट होता था सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा पड़ता था। फिर राइटिंग के बाद बाद लोग पेंटिंग्स में भी उस झलक को दिखाते थे कि नहीं, अब हम ज़्यादा मतलब गॉड की तरफ ना हो कि ह्यूमैनिज्म की तरफ आके बढ़ें कि हम ह्यूमंस कहाँ से आए हैं, हमारा सोचने का तरीका क्या है, हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स क्या है। इन सबको लोगों ने पेंटिंग के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, स्कल्पचर्स के थ्रू बनाना स्टार्ट कर दिया, दिखाना स्टार्ट कर दिया। और इनमें दो बड़े बड़े नाम हमने अगले बार पढ़ा था, लियोनार्डो डी विंची ने जिसने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी, उसके बाद माइकल एंजेलो की कुछ हमने पेंटिंग्स के बारे में डिस्कशन किया था। एंड धीरे धीरे इन सब का रेनेसांस का जो कॉन्सेप्ट था वो माइथोलॉजी से हट के अब धीरे धीरे साइंस की ओर बढ़ने लगा। लोग साइंस पे ज़्यादा बिलीव करने लगे। पहले जो जो चर्च के लोग थे, उनके जो कॉन्सेप्ट थे, उनके सवालों, उनके जो तरीकों पे लोगों ने सवाल उठाने खड़े कर दिए कि ये तरीका शायद गलत है, पुराना तरीका शायद गलत है, नया तरीका शायद में भी राइट हो सकता है ना। इस तरह की धीरे धीरे चीज़ों के डेवलपमेंट से साइंस का डेवलपमेंट हुआ। जब कॉपरनिकस आए, उन्होंने कहा कि नहीं, जैसे आप सबका मानना है कि अर्थ के चारों ओर सन घूमता है, स्टार घूमते हैं और सारे प्लैनेट घूमते हैं, ऐसा नहीं है, सन के चारों ओर हम सब घूमते हैं। उन्होंने ये कहा, पर उसे नकार दिया गया। उन्होंने, जब चर्च ने कहा कि ये तो गलत तरीका है, हम, क्योंकि उनका चर्च का मानना था कि इंसान ही सबसे सुपीरियर है ना। और उसके बाद जब गैलीलियो ने एक टेलीस्कोप डिस्कवर किया एंड उन्होंने 9 प्लैनेट्स को डिस्कवर किया, उनकी स्टडी की, तो उन्होंने भी यही बताया कि नहीं, हमारा जो अर्थ है और 9 प्लैनेट्स है वो सन की ओर चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। जब ये बात गैलीलियो ने पब्लिश की तो चर्च ने उन्हें रोका और कहा कि नहीं, आप पब्लिश नहीं कर सकते। आप, उनको पनिशमेंट दी गई और कहा गया कि तुम पब्लिश नहीं करोगे। बट गैलीलियो जिद्दी था, उसने सन कुछ दिन बाद ही उसने वो बुक पब्लिश भी की एंड देन उसको पनिशमेंट नहीं मिली इस बात के लिए। बट उनका जो कहना था वो सच था। बाद में न्यूटन ने इसको साबित भी किया कि हैवियर ऑब्जेक्ट के चारों ओर ही लाइटर ऑब्जेक्ट्स मूव करती हैं, तो सन हैवियर ऑब्जेक्ट है, उसके चारों ओर ही हमारे लाइटर ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करेंगी। एंड देन धीरे धीरे साइंस का डेवलपमेंट होते होते साइंस के जो फील्ड्स है, चाहे वो बायोलॉजी की फील्ड हो, चाहे वो केमिस्ट्री की फील्ड हो, चाहे वो फिजिक्स की फील्ड हो, धीरे धीरे डेवलपमेंट जब आने लगे तो लोग साइंस को ज़्यादा बिलीव करने लगे, साइंस की थ्योरीज को ज़्यादा बिलीव करने लगे। एंड देन दे लिबरेटेड देमसेल्फ फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स जो बातें होती थी, जो माइथोलॉजिकल बातें होती थी कि हम, भगवान ने हमको बनाया है एंड हम यहाँ पे और उनके वजह से जिंदा हैं एंड वाट एवर थिंग्स। इन सबको साइंस ने चैलेंज किया एंड धीरे धीरे लोगों की थिंकिंग भी ब्रॉड होती गई एंड धीरे धीरे लोग अपने जो रीच है, अपनी जो पहुंच है, उसको बढ़ाना चाहते थे। एंड इसी तरह से जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट होता गया, लोग अपने इलाका को, अपने एरिया को और नया डिस्कवर करना चाहते थे, नए नए जगह जाना चाहते थे। एंड दस उसी के दौरान नए डिस्कवरीज हुई, नए लैंड्स फाउंड हुए, जैसे कोलंबस अमेरिका जाके पहुंच गया, है ना। तो इस तरह की चीज़ों को हम देखेंगे कि कैसे इंडिया पे इसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो आज का टॉपिक है हमारा डिस्कवरीज ऑफ न्यू सी रूट्स, है ना। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री जान लेते हैं कि ये सी रूट्स को डिस्कवर करने की जरूरत क्या पड़ी। हमारा इंडिया यहाँ पे है एंड ये है पूरा जो ऑरेंज जोन है आपको दिख रहा है, ये पूरा यूरोप है। जो यूरोप के लोग थे ना, वहाँ पे यूरोप में स्पाइसेस यानी मसाले ज़्यादा उगते नहीं हैं। इनफैक्ट वो कंडीशन है ही नहीं जहाँ मसाले उग सकते हैं। तो मैक्सिमम मसाले इंडिया से यूरोप जाया करता था। और कैसे जाता था? इंडिया से स्पाइसेस क्या करती थी, पहले अरब जाएंगी, ये है अरब, एंड देन अरब से पूरा का पूरा यूरोप में सर्कुलेट होती थी। तो और इसमें होता क्या था कि इंडिया से जब अरब जाएंगी, अरब के एक देश है इजिप्ट, और इजिप्ट से फिर ट्रांसफर होते हुए ये जो ग्रीन, हल्का सा ग्रीन जगह दिख रहा है, ये इटाली है, और इटाली से फिर वो पूरे के पूरे चारों ओर सर्कुलेट होता था,
है ना। तो इसमें क्या होता था ना, अगर यहाँ से कोई चीज निकल रही है तो एक जगह फिर यहाँ, फिर अगेन यहाँ, एंड देन बाकी जगहों पे जब ट्रांसफर होती थी तो उसका रेट बढ़ जाता था। सपोज यहाँ पे कोई 10 रुपए केजी कोई सामान बिका, तो यहाँ पे वो फिर पहुंच के दूसरी बार जब जाएगा तो वो 15 हो जाती थी, एंड जब तीसरी बार जाएगा तो 20 हो जाती थी। जब दाम बढ़ के उस सामान को मिलता था तो लोग सोचते थे कि क्यों ना हम एक डिफरेंट रूट ढूंढें ताकि हम वही सामान सस्ते में ला सके। जब इस तरीके की घटनाएं घटी कि लोग बाहर निकलने लगे, तो जो पोर्तुगल के राजा थे उन्होंने भी कहा कि ठीक है, तुम जाओ और दूसरे दूसरे लैंड को डिस्कवर करो। उन्होंने फाइनेंस किया, उन्होंने पैसा दिया कि जाओ नए नए लैंड्स को डिस्कवर करने के लिए, है ना। तो उसके बाद यहाँ से फिर लोग बाहर निकले। वास्को डी गामा बोल के एक नाम था, वो बाहर निकला। वेस्पुकी बोल के एक नाम था, वो बाहर निकला। नए नए लोग नए नए जगह ढूंढने लगे। तो बस यही है हिस्ट्री। हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि हुआ क्या, है ना। पहला है कि पहला पॉइंट है, बिफोर अरब ट्रेडर्स हैड मोनोपोली। ये जो जगह है, ये जो ट्रेडिंग पूरा हो रहा था कि स्पाइसेस की जो ट्रेडिंग हो रही थी यूरोप में, उस पर राज किसने जमाया हुआ था? अरबियंस ने, है ना। एंड अरबियंस ने जब राज जमाया हुआ था तो फिर क्या हुआ ना, जैसे ही यहाँ पे एक छोटा सा शहर है कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको अब हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। जब तुर्क के जो लोगों ने जब इस्तांबुल पे कब्जा कर दिया तो उन्होंने पूरे के पूरे ट्रेड बिजनेस को भी कब्जा कर लिया, क्योंकि यही ये मेन शहर है जहाँ से यूरोप और एशिया का या फिर इंडिया का आपस में मिलन होता था। ये सेंटर में पड़ रहा था, है ना। तो जैसे ही उन्होंने 1453 में जैसे ही उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को कब्जा किया तो तुर्क भी इस फील्ड में आ गए। और उससे पहले अरब ट्रेडर्स की पूरी की पूरी जो ब्लू वाली जगह है, अरब ट्रेडर्स की पूरी इंडिया और यूरोप के मार्केट में मोनोपोली थी। तो फिर जैसे ही कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा हो गया, तो जब ये जगह जब तुर्क के हाथों में लगी तो यहाँ के लोग सोचे कि हमको भी बाहर निकलना है, हमको भी नया रूट ढूंढना है ताकि हम इंडिया में ट्रेड कर सके, इंडिया से हम स्पाइसेस ला सकें, है ना। तो इसी में हेनरी के राजा, जो हेनरी किंग ऑफ पोर्तुगल के जो राजा थे, उन्होंने फाइनेंस किया और कुछ लोगों को जो अच्छे सेलर्स थे उनको बोला कि जाओ तुम नए नए जगह को डिस्कवर करो और इंडिया को खोज के लेके आओ, है ना। तो फिर 1488 में एक बंदा निकलता है जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज, जो भी नाम है, इस तरह के नेम होते हैं यूरोपियंस के। उन्होंने यहाँ से रूट पकड़ी एंड इंडिया की खोज करते वो पहुंच गए यहाँ तक, केप ऑफ गुड होप, और उनसे आगे वो नहीं बढ़ पाए, है ना, जो अफ्रीका में है। जब वो केप ऑफ गुड होप तक पहुंचे तो फिर रास्ता मिल गया था कि अब इधर से आगे जाएंगे तो हमको इंडिया का सफर मिल जाएगा। तो फिर 1498 में वास्को डी गामा निकलते हैं। उनका एक साथी रहता है अब्दुल माजिद, उसको वो पकड़ते हैं क्योंकि अब्दुल माजिद रास्ता देखा हुआ रहता है। उसको वो पुर्तगाल से उठाते हैं एंड फिर वो इसी रास्ते चल पड़ते हैं। केप ऑफ गुड होप से वो टर्न लेते हुए धीरे धीरे वो 1498 में वो इस जगह पे पहुंचते हैं जो केरला, हमारा स्टेट है केरला और कर्नाटका, उस स्टेट में पहुंचते हैं। एंड वहाँ पे एक कलिकत बोल के एक पोर्ट है जहाँ पे वो आते हैं। और वास्को डी गामा जब वो इंडिया पहुंचते हैं तो हमारे यहाँ कंट्री में एक जमुरीन बोल के राजा हुआ करता था, उसने उनको स्वागत किया। एंड देन वहाँ से हमारे कंट्रीज में यूरोपियंस लोगों का आना जाना स्टार्ट हो गया। और पहली बार जो यूरोपियंस आए थे वो थे पोर्तुगीज, और पहला आदमी कौन था? वास्को डी गामा। फिर और भी लोग निकले, जैसे अमेरिगो वेस्पुकी डिस्कवर्ड अमेरिका, इसलिए आज इसका अमेरिका का नाम अमेरिका क्यों? क्योंकि एक अमेरिगो आदमी बोल के वो डिस्कवर्ड किया था अमेरिका, एंड देन उसी के नाम पे आज अमेरिका है ना। अमेरिका का डिस्कवर अमेरिका वेस्पुकी ने किया था, है ना। और एक नाम है फर्डिनांड मैगेलियन क्या किया ना, वो घूमने के चक्कर में पूरा का पूरा एक सर्कुलेट मार दिया, वर्ल्ड को चारों ओर घूम लिया था कि वो सब जगह देखा तो नहीं था, बट एक वर्ल्ड का सर्कुलेशन वो कंप्लीट कर चुका था। दैट प्रूव्स कि उस समय के लोग ये सोचते थे कि वर्ल्ड वन एंड में खत्म हो जाएगा, कि जाते जाते खत्म हो जाएगा, बट जब उन्होंने सर्कुलेट कर लिया तो लोगों को भरोसा हो गया कि नहीं, अर्थ सर्कुलर भी है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो याद रखना है कि कैसे कैसे डिस्कवरीज हुई, कैसे कैसे सी रूट्स बने। पहले सी रूट्स नहीं था क्योंकि लोगों के पास अच्छा जहाज नहीं थे।
जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, टेलीस्कोप का डेवलपमेंट हुआ, दूरबीन का डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे लोगों ने साइंस को ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट किया। एंड धीरे धीरे ऐसे करते करते जो बोट्स हैं, जो शिप्स हैं, उनका डेवलपमेंट हुआ। जब बोट्स एंड शिप्स का डेवलपमेंट हुआ तो लोग क्या करने लगे कि सी रूट्स ढूंढने लगे। एंड धीरे धीरे सी रूट ढूंढते ढूंढते पोर्तुगल ने पहली बार इंडिया का रास्ता ढूंढ निकाला। जब इंडिया का रास्ता उन्होंने ढूंढ निकाला तो जो यहाँ पे जो मोनोपोली थी, अरब्स की जो मोनोपोली थी कि वो राज करते थे इन दोनों जगहों पे, वो राज खत्म हो गया, है ना। इस तरह से न्यू रूट्स का डेवलपमेंट हुआ। आगे हम कंटिन्यू करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम उस दौर पे एक रिफॉर्मेशन का दौर भी चला था। ये रिफॉर्मेशन का दौर क्या है कि 1517 से लेके 1648 तक रिफॉर्मेशन का दौर चलता है। रिफॉर्मेशन मतलब चेंज होना, कुछ ना कुछ बदलाव आना। वो तो पहले हमने रेनेसांस में पढ़ा था कि सोच में बदलाव हो रहा था। अब धीरे धीरे लोग सोच के साथ साथ लोग अब सवाल उठाने लग गए थे। अब लोग नए नए चेंजेस ला रहे थे, है ना। और चेंजेस किस लिए ला रहे थे? क्योंकि उनको वो सिस्टम पसंद नहीं आता था। जो सिस्टम पहले से बना हुआ है उस सिस्टम को लोग अब अपोज करने लगे थे। क्या सिस्टम थी? पहले थे फ्यूडलिज्म के सिस्टम। अब ये फ्यूडलिज्म के सिस्टम क्या है कि लोग क्या करते थे ना, अपने अंडर बहुत सारे दास, स्लेव्स को रखते थे। जैसे मेरे को खेती करना है तो मैं अकेले खेती नहीं करूंगा, इनफैक्ट मैं खेती नहीं करूंगा, मैं 50 या 100 स्लेव्स को रख लूंगा, कामगार को रखूंगा और उनसे खेती कराऊंगा, उनको खाना पिना दूंगा। मेरे को जब जरूरत पड़ेगी लड़ाई करने का तो उन्हीं को लड़ाऊंगा। इन द सेंस मैं उनको कठपुतली के तौर पर रखता था। तो ये जो फ्यूडलिज्म की सोच थी उसको अपोज किया गया। सब कहा गया कि सब इक्वल है और सबको इक्वल राइट्स बनता है। किसी का भी किसी पे भी अधिकार नहीं है कि किसी को वो अपने अंडर रख सके। एंड बाद में उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च पे भी सवाल खड़ा किए कि रोमन कैथोलिक चर्च के सवाल खड़ा करने का रीजन ये था कि जो चर्च के जो लोग थे, चर्च के जो पादरी बोलो या फादर बोलो, है ना, जो पोप बोलते हैं, उस जमाने के लोग पोप्स बहुत पावरफुल होते थे। यानी उनके पास इतना पावर होता था कि इनफैक्ट वो किंग से भी ज्यादा पावरफुल होते थे। तो लोगों ने कहा कि वो तो पादरी हैं, वो एक सिंपल भगवान के सेवक हैं, तो उनके पास उतना धन, उतना पैसा, उतना वैभव होने का क्या मतलब है ना। तो पोप्स की जो लग्जरी लाइफ थी, जो उनकी लग्जरी लाइफ थी और उनका जो कंफर्ट था, इससे लोग नाराज थे कि इतना नहीं होना चाहिए। प्लस और क्या तरीका था कि उनका जो पावर था वो किंग से ज्यादा था। अब किंग से ज्यादा हो जाने के कारण वो उसका गलत इस्तेमाल भी करते थे। तो लोग इस बात को भी अपोज करते थे। एंड अपोज करने वाला पहला आदमी कौन था? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर कौन था? एक प्रोफेसर था ऑफ थियोलॉजी। अब थियोलॉजी इन द सेंस जो पुराने ख्यालात को अपोज करते हैं, जो किसी को भी चर्च के जो नियम है, कानून है, उसको अपोज करने वाले को थियोलॉजी बोलते हैं। और मार्टिन लूथर किंग ने इसको अपोज किया कि ये तरीका गलत है, पुराने ख्यालात के जो तरीके हैं वो गलत है, हमें कुछ नया करना चाहिए। एंड देन ही फॉर्म ए प्रोटेस्टेंट चर्च। प्रोटेस्टेंट चर्च कौन फॉर्म किया था? मार्टिन लूथर ने फॉर्म किया था। एंड ही बिगेन द स्टार्टिंग ऑफ न्यू रेवोल्यूशन। न्यू एरा का जो स्टार्टिंग होता है कि मतलब कुछ चेंज लाने का तरीका या फिर कुछ नया करने का तरीका, अपोज करने का तरीका मार्टिन लूथर से ही आया, है ना। तो किसके क्या अपोज किया इन्होंने फ्यूडलिज्म को अपोज किया, इन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च को अपोज किया। फ्यूडलिज्म करता क्या था? वो स्लेव बनाते थे। एक आदमी अगर अमीर है तो 50 आदमी को अपने कैद में रखेगा और उनसे काम कराएगा। खेती बाड़ी हो, चाहे वो लड़ाई झगड़ा हो, चाहे किसी से मारकाट हो, चाहे कोई भी काम हो, वो इसी से फ्यूडलिज्म के मतलब उसको स्लेव बना के करते थे। तो इसे फ्यूडलिज्म कहा जाता था। तो फ्यूडलिज्म को अपोज किया गया। रोमन कैथोलिक चर्च को क्यों अपोज किया गया? क्योंकि उनके जो चर्च के जो पादरी थे वो अमीर भी थे और उनका लाइफ बहुत कंफर्टिंग लाइफ था। तो लोगों ने कहा कि अगर वो भगवान के भक्त है तो इस तरह की लाइफ उनका नहीं होना चाहिए, उतना लग्जरी उनको नहीं मिलना चाहिए। प्लस उनके पास किंग से भी ज्यादा पावर था। तो लोगों ने कहा कि किंग सबसे पावरफुल होना चाहिए, उससे ऊपर किसी को पावर नहीं मिलना चाहिए। इस तरह की जो अपोजिशन थी किसने लाया था? मार्टिन लूथर ने लाया था। मार्टिन लूथर कौन था? वो एक थियोलॉजी प्रोफेसर ऑफ थियोलॉजी थे। एंड उन्होंने क्या फॉर्म किया? प्रोटेस्टेंट चर्च फॉर्म किया, है ना। इतना आज का क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू।